हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के सब्जेक्ट MEC 105 को। ये इसका चैप्टर नंबर 26 का पार्ट नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है सुशासन के घटक मीन्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियोज़ बन चुकी हैं। उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है फर्स्ट और सेकेंड में से, तो एक तो आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएँ। 26 चैप्टर में से भी मोस्टली हर बार क्वेश्चन आता है, तो पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं जो पेपर में जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सुशासन के संगठक और इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं कि सुशासन होता क्या है। भारत के विकास के लिए लगभग 25 वर्षों में अनेक नीतियाँ बनाई गई, क्योंकि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही पुअर कंडीशन में थी। तो उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए पिछले 25 सालों में बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, जिससे कि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण वृद्धि और विकास हो सके। मीन्स जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर होता है, इसका अंतर हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया है। आप वो वीडियो देखिएगा, इसमें आपको इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण मतलब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताइए, तो आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं। अंग्रेजी शासन के बाद इस अर्थव्यवस्था में कई नीतियों को कार्यान्वित किया गया। 1980 से पहले इन नीतियों के कारण, यहाँ पे हिंदू नहीं आएगा, आर्थिक आएगा, आर्थिक समृद्धि दर लगभग 3% थी। इससे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर प्रगति हुई कि ठीक है, हर साल हम 3% की वृद्धि कर रहे थे 1980 से पहले। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर प्रगति हुई। हर पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की दर में बढ़ोतरी हुई। परिणाम स्वरूप समाज द्वारा किए गए बचत और निवेश में भी वृद्धि हुई। ठीक है, तो क्योंकि अगर अब प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे पास जो हम अपने देश में जितना हमारा उत्पादन यूज़ होता है उतना कर लेते हैं, फिर हम निर्यात करते हैं, निर्यात करते हैं तो हमारे पास क्या आती है कि फॉरेन करेंसी आती है, जो कि उससे फिर हमारे लिए बेटर भी होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जितनी फॉरेन करेंसी होगी, और साथ ही फिर से आय में वृद्धि होती है और फिर ये सर्कल चलता रहता है, जिससे कि कुल मिला के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। इतनी अधिक वृद्धि के बाद भी लेकिन आज भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो समाज में असमानता और अनियमितता पैदा किए हुए हैं। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक और आर्थिक विषमताएं विकास की गति में बाधक हैं। ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं बहुतायत में हैं। शिक्षा के स्तर तथा गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई, परंतु महिलाएं रक्त अल्पता तथा पोषण की कमी की शिकार हैं। लड़के लड़कियों के लिंग अनुपात में तेजी से वृद्धि हो रही है और बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या गंभीर चिंता का विषय है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में अभी कि इतनी अधिक हमने वृद्धि की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अभी समस्याएं हैं जिससे समाज में असमानता भी है। अमीर है वो बहुत अमीर है, गरीब है वो बहुत गरीब है, और अनियमित भी है, ये इरेगुलर है। तो गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक विषमताएं विकास की गति में बाधक है। ठीक है, पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी और आर्थिक विषमताएं होंगी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। अगर डिसएपैरिटीज़ हैं, विषमताएं हैं, तो आर्थिक विकास की गति में ये बाधक होती हैं। ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, हमें पता है पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग बहुत अधिक हैं। ठीक है, मास्टर्स में भी पता है गरीबी रेखा क्या होती है, गरीब क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो बहुतायत में है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है वो। शिक्षा का स्तर तथा गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है, हालांकि कि हमारा जो एजुकेशन लेवल बढ़ा है वो भी अच्छा हुआ है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी जो लेडीज़ हैं ना उनमें रक्त की कमी है तथा पोषण की कमी है। ठीक है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ देखा जाता है तो महिलाएं या तो स्वयं ही या जो जिस परिवार में बेटियाँ होती हैं, कई बार वो बेटियों को इतनी महत्वपूर्ण मतलब महत्ता नहीं देते हैं और उनमें रक्त की कमी तथा पोषण की कमी पाई जाती है। लड़के लड़कियों का लिंग अनुपात भी तेज़ी से बढ़ा है। इसका मतलब है कि पहले जो रेशो थी ना, पहले बहुत कम थी, 1000 पे कुछ 800 के समथिंग रेशो हुआ करती थी कि 1000 लड़के हैं तो 817 लड़कियां होंगी, लेकिन ये लिंग अनुपात डेफिनेटली बढ़ा है, शायद अब हो गया है 1000 पे 927 लड़कियां हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी भी जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उनको अबॉर्ट करा दिया जाता है, तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
इन सब स्थितियों के परीक्षण के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार की प्रगति हम अर्थव्यवस्था में देखना चाहते हैं वह अभी हमारी पहुंच से बाहर है। ठीक है, वैसे तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, लेकिन जैसी इकोनॉमी में हमारी प्रगति होनी चाहिए ऐसी अभी हमारी पहुंच में नहीं हुई है। जिन वर्षों के लिए इन लक्ष्यों की रचना की गई थी उन वर्गों तक इन नीतियों के फ़ायदे नहीं पहुंच सके। ठीक है, जो हमने कहा था ना पंचवर्षीय योजना में हमने इसे मेन मुद्दा बना रखा था, लेकिन अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। और जिन वर्गों के लिए जिसके लिए हमने बनाया था ये कि भाई इन मुद्दों को, वो उन जिन वर्षों के लिए कि हमने कहा था कि भाई जिन वर्षों में ये लक्ष्य हमारे निर्धारित हुए हैं इन्हें में प्राप्त करना है, और जिन वर्गों के लिए बनाया गया था उन को इन नीतियों के फ़ायदे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस कमी का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? भ्रष्टाचार मीन्स करप्शन। जैसे कि भारत सरकार तो निम्न वर्ग की प्रगति के लिए ऋण देने की योजना बनाती है। वो चाहती है गवर्नमेंट कि जो थोड़े लोअर क्लास लोग हैं वहाँ पर उन तक लोन पहुँच सके, जिससे कि वो अपना कोई काम धंधा शुरू कर सके, और उन्हें बहुत कम ब्याज रेट पर वो उपलब्ध भी कराती है। लेकिन जो मीडिएटर्स है ना, उनकी उपस्थिति के कारण असल रकम का कुछ ही भाग लाभार्थी तक, यानी कि जिस तक पहुंचना चाहिए उसका कुछ ही भाग पहुंच पाता है। बीच में करप्शन की वजह से वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिनके पास वो पहुंचना चाहिए। मानव विकास के कार्यक्रमों की उपलब्धता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन कितना ताकतवर और आर्थिक रूप से संपन्न है। ठीक है, तो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि कौन कितना ताकतवर और आर्थिक रूप से संपन्न है। यहाँ पे ताकतवर का मतलब आर्थिक रूप ही है। ऐसा नहीं है कि बॉडी की पावर दिखानी है, इसमें ये देखना है कि इकोनॉमिकली हम कितने डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो लोक सेवाओं में नागरिकों की भागीदारी का नितांत अभाव है। अभी भी जो लोक सेवाएं हैं उसमें नागरिकों की भागीदारी इतनी नहीं है। इससे विकास की प्रक्रिया का लाभ निर्धन बेरोजगार लोगों तक नहीं पहुंच पाता तथा उनकी शिकायतों का समाधान भी नहीं हो पाता। ना तो उन तक लाभ पहुंच पा रहे और ना ही अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स है तो उनका समाधान हो पा रहा है। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम तरक्की करें, लेकिन कहाँ कहाँ पे अभी हमारी कुछ कमियाँ रह गई हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सुशासन क्या होता है, इससे को पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि शासन किसे कहते हैं। शासन का समानार्थी शब्द सत्ता है, यानी कि जो किसी पर शासन करता है वो वो शासन करने वाला कहलाता है, और जिस पर शासन किया जाता है वो शासन के अंदर रहने वाला होता है। और जो किया जा रहा है, जो शासन करने वाला और जो शासन के अंतर्गत रहते हैं उनके ऊपर किया जाता है शासन। ठीक है, तो शासन क्या होता है? किसी पर अपनी सत्ता रखना। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, तो वो प्रजा पर शासन किया करते थे, तो ये उसी का एक समानार्थी वर्ड है। शासन शब्द की उत्पत्ति मानव सभ्यता के विकास के समय से ही हो गई थी। चाहे वह समाज हो, राज्य हो, देश हो, या हर जगह एक शासक की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, तथा उसके द्वारा किया गया सत्ता संचालन शासन कहलाता है। तो जिस तरह एक परिवार में भी शासन चलता है, ठीक है, माता पिता का शासन होता है, बच्चों के पर वो शासन करते हैं, क्योंकि हर जगह देश हो, राज्य हो, परिवार हो, समाज हो, वहाँ पे किसी ना किसी शासक की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, तो ये सत्ता संचालन करना ही शासन कहलाता है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं माँ बाप उन पर भाई अपने हिसाब से उनको चलाते हैं, उनको बताते हैं अच्छा बुरा। ठीक है, तो इस तरह से विश्व बैंक ने विश्व शासन सूचकांक परियोजना के तहत ये कहा है कि जिन संस्थाओं द्वारा सरकारों का चुनाव, निगरानी और विस्थापन होता है उनकी नीतियों का क्रियान्वयन होता है तथा वे आर्थिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का संचालन करती हैं, शासक कहलाती हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हम विश्व बैंक के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि शासन क्या होता है। विश्व शासन सूचकांक परियोजना के अंतर्गत कहा गया है कि जिन संस्थाओं द्वारा सरकारों का चुनाव, कि जो संस्थाएं सरकारों का चुनाव करवाती हैं, उसमें निगरानी करवाती हैं, या विस्थापन होता है जिनकी संस्थाओं के द्वारा उनकी नीतियों का क्रियान्वयन होता है। ठीक है, तो किसका? जो चुनाव सरकारें आ गई उनकी नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है, उसको प्रोसेस में लिया जा रहा है, तथा आर्थिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का संचालन करती हैं, वो संस्थाएं क्या कहलाती हैं? वो संस्थाएं शासक कहलाती हैं। ठीक है, तो जिन संस्थाओं के द्वारा सरकार का चुनाव होता है, निगरानी विस्थापन होता है, नीतियों का क्रियान्वयन होता है तथा आर्थिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है, उन संस्थाओं को शासक कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी परियोजनाओं के शासन के दो पहलुओं को देखा जा सकता है कि शासन होता क्या है। एक तो आवाज़ और जवाबदेही, दूसरा है राजनीतिक स्थिरता तथा हिंसा का अभाव। ठीक है, तो इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं ये
का के दो पार्ट हैं, आवाज़ और जवाबदेही। दूसरा है राजनीतिक स्थिरता और हिंसा का अभाव। फिर है सरकार का प्रभाव। फिर ग है नियमन की गुणवत्ता, कानून का शासन तथा भ्रष्टाचार का नियंत्रण। ये सब चीज़ों में मतलब इन परियोजनाओं में शासन के दो पहलुओं को देखा जा सकता है। ये तीन पहलू हो गए। शासन का प्रयोग जनता और संस्थाओं की आपसी सहमति से क्रियान्वयन को भी दर्शाता है। शासन क्या होता है? जनता जिस पर शासन किया जा रहा है, और संस्थाएं कौन? जो शासक हैं। इनका आपस में सहमति से क्रियान्वयन भी दर्शाता है, जिससे कि सरकार का कार्य सुगमता से चल सके तथा देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति हो सके। क्योंकि जैसे हम जैसे चुनाव होते हैं तो चुनाव में सरकार को चुना जाता है, ठीक है, तो उसमें जनता की और सरकार दोनों की भागीदारी होती है। तो जब सरकार चुनी जाती है तो इनकी आपस में सहमति होती है, तो सरकार का कार्य सुगमता से चल पाता है और देश की अर्थव्यवस्था में भी प्रगति होती है। मानव विकास को 10वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य द्वारा शामिल किया गया था। तो मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को 10वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि जैसे हमें पता है हर बार 5-5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना बनती हैं, बीच में 3 बार 1-1 साल की भी बनी थी, तो 5-5 साल के लिए बनती हैं। तो जब हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई तो इसमें राज्य को शामिल किया गया। शासन द्वारा जारी की गई योजनाओं द्वारा आम व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च होता है तथा उसे अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का भी अवसर मिलता है। तो जो शासन के द्वारा जो भी योजनाएं होती हैं तो इसमें आम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि उनको अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का पूरा अवसर मिलता है। जिसमें जितनी योग्यता होता है, सरकारी नौकरी होती है, उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लोन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। तो जिसमें जितनी योग्यता है उसमें उसको अपना प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। राज्य द्वारा ही एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा समाज में हर वर्ग की प्रगति संभव होती है। समाज में सुशासन के लिए जनता की हर प्रकार की भागीदारी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर तरह की भागीदारी आवश्यक होती है। तो हम पढ़ें शासन, तो शासन होता है अगर कोई दूसरे पर अपना सत्ता स्थापित कर रहा है तो वो शासन कहलाता है, ठीक है। अब अगर इस शासन दो तरह का हो सकता है, सुशासन और दुशासन। अगर ये सत्ता अच्छी तरह से चलाई जा रही है, जनता और सरकार के बीच में पर्याप्त भागीदारी है, एक दूसरे की सहमति से वो अच्छा काम करते हैं और सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो सुशासन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो दुशासन होगा। ओके, तो हम सिर्फ सुशासन की बात करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा गठित दूसरा प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना इसी बात को ध्यान में रखकर की गई है। तो भारत सरकार ने एक प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना की है, ठीक है। तो उसको इसी बात को ध्यान में रखकर की गई है कि क्या हो, कि सभी तरह की भागीदारी हो, जनता के हर वर्ग की प्रगति संभव हो, और भागीदारी हो चाहे वो आर्थिक हो और सामाजिक हो, राजनीतिक हो, तो उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना की है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। शासन की भिन्न भिन्न परिभाषाएं स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय हर स्तर पर लागू होती हैं। कि जो भाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं शासन की, चाहे वो स्थानीय तौर पर देख लो, प्रांत के तौर पर देख लो, या राष्ट्र के हर स्तर पर लागू होती हैं। विश्व शासन आयोग द्वारा शासन का कार्य निगमों, गैर सरकारी संगठनों, सभी इकाइयों को साथ लेकर चलता है, ठीक है। तो विश्व शासन आयोग जो है ना, ये जो प्रशासन है, जो प्रशासन सुधार आयोग है, तो इसका जो कार्य क्या है, वो सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों सभी को साथ लेकर चलना इसका मेन कार्य है। इस प्रकार इस प्रक्रिया द्वारा संस्थाओं और जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही योजनाओं और नीतियों को बनाया जाता है। इन नीतियों में औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थाएं इन संस्थाओं और जनता के बीच स्थापित होती हैं। तो चाहे वो फॉर्मल हों या फॉर्मल हों, ये किसके बीच में स्थापित होती हैं? संस्थाओं के और जनता के बीच में ये सारी व्यवस्थाएं लागू होती हैं, स्थापित होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर शासन व्यवस्था को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि शासन जनता के एक बड़े वर्ग के कुछ व्यक्तियों या शक्तियों द्वारा किया जाता है। तो शासन तो सबके द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ ही लोग होते हैं जो शासन करते हैं। तो कैसे होता है कि शासन जनता के एक बड़े वर्ग का, क्योंकि जो शासन करेगा वो भी जनता के लोग होते हैं, सरकार जो बनती है वो जनता के बीच में से ही बनती है। तो जनता के एक बड़े वर्ग के लिए कुछ व्यक्तियों या शक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, किस पर? अन्य लोगों पर। तथा नीति निरूपण का कार्य भी किया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इन सभी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जो सुगम और संभव हो सके, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सहमति होनी चाहिए जनता और सरकार के बीच में। तो जनता पर शासन किया जाता है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो सरकार हो गई
शासक और वो अपना शासन चलाती है किस पर, जनता पर। लेकिन जनता पर वो उसकी भागिता से ही शासन चलाती है, उसकी सहमति से कराती है, तो उसे कहा जाता है सुशासन। तो अब इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि सुशासन की विशेषताएं क्या क्या हैं। जब कोई शासन भ्रष्टाचार मुक्त, जनता को उत्तरदायी तथा वृद्धि की परियोजनाओं का परिचालन करता है तो सुशासन कहलाता है। ठीक है, तो अच्छा शासन होगा तो सुशासन ही हमने पढ़ लिया है। तो सुशासन के टोटल 8 अंग होते हैं। सहभागी, सहमतिमुखी, जवाबदेह, पारदर्शी, संवेदनशील, समतामूलक और समावेशी, प्रभावी और दक्ष, नियमों का पालक। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम अभी पढ़ेंगे। इन प्रक्रिया में समाज का हर अंग, चाहे वह उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, सबको साथ लेकर चला जाता है तथा हर वर्ग के हित को सर्वोपरि माना जाता है कि सबका हित सर्वोपरि है। सुशासन में जनता को उचित न्याय भी दिलाया जाता है। तो अगर हम देखें तो इसकी एक एक विशेषता को ढंग से पढ़ते हैं। पहली है सुशासन सहभागी होता है। सरकार के निर्माण में सरकार के हर वर्ग की संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इस भागीदारी का स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। भागीदारी में जनता की राय, महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी तथा अधिकारों की पूर्ति के लिए संघर्ष शामिल है कि जनता की राय भी होनी चाहिए और महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए, और अधिकारी की पूर्ति के लिए अगर कोई स्ट्रगल करना पड़ता है वो सब इसमें शामिल होता है। इस प्रक्रिया द्वारा भ्रष्टाचार में कमी आने की संभावना पूरी होती है कि अगर हर चीज़ सुचारू रूप से चलेगी तो करप्शन में कमी आ सकती है। दूसरा है सुशासन सहमति मुखी होता है। इस प्रक्रिया में यह निश्चित किया जाता है कि देश तथा जनता के बीच में कौन कौन सी प्रक्रिया आती है। विभिन्न वर्गों के बीच मध्यस्थता का कार्य भी सुशासन द्वारा ही होता है। इस प्रक्रिया में समाज के उच्च वर्ग की मनमानी तथा पाबंदी लगाना इसमें शामिल होता है। तो क्या होता है कि इसमें सहमति मुखी होता है, यानी कि देश की जनता और देश के जो सरकार है उनके बीच में जो भी मध्यस्थता होती है ना, वो सुशासन के द्वारा ही होता है कि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे पब्लिक है, इनके बीच में पूरी एक सुचारू व्यवस्था चलती है। तो इसमें अगर ये अच्छी तरीके से चल रही है तो समझो सुशासन है। इस प्रक्रिया में समाज के उच्च वर्ग की मनमानी पर पाबंदी लगाना शामिल होता है, क्योंकि अगर सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगी तो उच्च वर्ग अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, उस पर पाबंदी लग सकती है। थर्ड है सुशासन जवाबदेह होता है। चाहे सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी, सुशासन के दायरे में सभी आते हैं। उनके लिए किए गए कार्यों की जिम्मेदारी सुशासन की होती है। उनकी सक्रिय या निष्क्रियता के लिए सुशासन ही उत्तरदायी होता है। आज के युग में इस जवाबदेही का सबसे प्रमुख शस्त्र सूचना का अधिकार है। इस नियम के अंतर्गत समाज या किसी भी वर्ग को कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था या संगठन से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ये सुशासन के दायरे में सभी आते हैं। तो जो भी उनके बीच के कार्य की जिम्मेदारी है वो सुशासन की होती है। तो इसमें सभी चीज़ों के में जो मेन चीज़ है वो है कि समाज, जो सरकार है वो समाज के लिए जवाबदेही होती है कि अगर सरकार जो भी अच्छा कार्य कर रही है या बुरा कर रही है तो उसकी जवाबदेही सरकार की होती है। तो सरकार को नॉर्मली सुशासन में वो क्या होता है कि भाई हर अच्छा काम करेगी और उसके लिए वो जवाबदेह भी होगी। ठीक है, और इसमें सबसे प्रमुख शस्त्र क्या है, मेन जो चीज़ है वो क्या है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या होता है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी संगठन से या संस्था से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगर उसे कोई क्वायरीज हैं, उसकी कोई उसे जानकारी चाहिए तो वो सरकार या कि किसी भी संस्था या संगठन से जानकारी को प्राप्त कर सकता है, ये उसका अधिकार होता है। फिर है सुशासन पारदर्शी होता है, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। सुशासन में किसी भी संगठन या निगम की गतिविधि या कार्यकलाप इतने खुले तथा निष्पक्ष होने चाहिए कि कोई भी किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सके। जो भी सूचना मांगी जाए वह आसानी से उपलब्ध हो सके और उनमें भी कोई भी हेराफेरी ना की गई हो, यानी कि सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई भी जो है हेराफेरी ना हो, सब कुछ क्लियर हो और जो जानकारी जिस समय मांगी जाए वो अवेलेबल होनी चाहिए। फिफ्थ है सुशासन संवेदनशील होता है। सुशासन में शासन प्रणाली के नियम बनाते समय वर्तमान और भविष्य दोनों के प्रति सजग और संवेदनशील होना चाहिए। ऐसी नीतियों का निर्धारण करना चाहिए जो जनता के संपूर्ण हित में हो तथा भ्रष्टाचार का भी निराकरण हो, कि जनता का पूरी तरीके से हित हो, सामाजिक कल्याण हो और करप्शन की बिल्कुल कमी हो, करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, सिक्स्थ है सुशासन समतामूलक और समावेशी होता है। सुशासन द्वारा समाज के हर वर्ग में एकता और खुशहाली को बढ़ाया जाता है। इससे मानव की क्षमताओं का विकास होता है, जिससे उसकी गरिमा तथा आत्मसम्मान को बढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया में हर वर्ग, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक में, उसमें हर वर्ग में
हर वर्ग में कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक हो यानी कि पॉलिटिकल, सांस्कृतिक हो यानी कि कल्चरल, और आर्थिक हो इकोनॉमिकल, इन सब में समानता लाई जा सके, यानी कि देश की में जो असमानता है ना आय वगैरह में, वो कम से कम की जा सके। असमानता नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हर वर्ग में एकता और खुशहाली को बढ़ाया जा सके। 7th है, सुशासन प्रभावी और दक्ष होता है। सरकार द्वारा समाज में सार्वजनिक और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों का विकास होता है। इस प्रक्रिया द्वारा संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है तथा समर्थन भी होता है। तो हमारे जो भी संसाधन होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं ना, ठीक है। तो हमें इकोनॉमिक में पता है कि भी संसाधन होते हैं लिमिटेड और ह्यूमन वांट्स होती है अनलिमिटेड, ठीक है। और ह्यूमन जो संसाधन होता है उनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। तो जो भी संसाधन है वो पहले से ही हमारे मतलब लिमिटेड होते हैं, तो उनका पूर्ण उपयोग होना चाहिए और साथ ही साथ उनका संवर्धन यानी कि वृद्धि भी होनी चाहिए। तो परियोजना बनाते समय उनका प्रभाव पर्यावरण पर क्या होगा ये भी देखना चाहिए कि जो हम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस पर एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूलतः समाज में उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण और उचित प्रयोग ही सुशासन का अहम अंग है। तो जो भी हमारे संसाधन हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हों और उनका दक्षतापूर्ण भी होना चाहिए और उचित उपयोग, और कहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो वहीं यूज़ करें, बेकार जगह पे ना करें, जिससे कि हमारे संसाधनों की वेस्टेज ना हो। 8th है, सुशासन का मतलब कानून का शासन होता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए एक नियमावली तथा उसके संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए न्याय प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सुशासन का मतलब कानून का शासन बहुत अच्छे तरीके से चले, तो एक नियमावली होती है कि भी किन किन रूल्स को फॉलो किया जाएगा और उसका संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। और न्याय प्रक्रिया जो भी हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय जिसके द्वारा लोगों को मिलता है, तो न्याय प्रक्रिया के द्वारा मानव के जो अधिकार हैं उनकी भी सुरक्षा की जानी चाहिए। यह न्याय प्रक्रिया सस्ती, लोचशील और कम समय वाली होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कोई कोर्ट में किसी चीज़ के लिए न्याय मांगने के लिए गया है तो बहुत महंगा हो या फिर अनइलास्टिक हो या बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो न्याय प्रक्रिया है तो वो सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। और लोचशील होनी चाहिए, समय के हिसाब से इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए और इसमें टाइम कम से कम लगना चाहिए, जिससे कि समाज के हर वर्ग को लाभ प्राप्त हो सके। 9th है इसका, सुशासन शासित जनता के न्यासी का कार्य भी करता है। तो सुशासन क्या है, शासित जनता के न्यासी का कार्य भी करता है, उसका ट्रस्टी होता है। जो भी शासनकर्ता या शासक को उसे पूर्णतः जनता के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। जनता का हित ही गवर्नमेंट के लिए, शासक के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। सरकार द्वारा जो भी गतिविधि अपनाई जाए वह पूर्णतः जनहित में होनी चाहिए और उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। लोकहित या जनहित ही सुशासन की महत्वपूर्ण इकाई होती है। तो इन्हीं लक्ष्यों या नियमों का अगर सच्चाई से पालन किया जाए तो शासन एक सुशासन में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे कि समाज ही नहीं अपितु देश का भी पूर्ण विकास होगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा है कि शासन तो किया जाता है एक कुछ व्यक्तियों के द्वारा, जो जनता में से चुने गए हैं वो जनता के अन्य लोगों पर शासन करते हैं, जिसे हम गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। पहले राजा होते थे, प्रजा पर शासन करते थे, अब क्या है, गवर्नमेंट है वो जनता पर शासन करती है। तो अगर ये हर कार्यविधि को बहुत अच्छे से करे, लोगों के हित में कार्य करे, न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छी हो, सबके अधिकारों का संरक्षण किया जाए, तो इसे सुशासन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे सुशासन के घटक। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि शासन क्या होता है और सुशासन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं शासन में सम्मिलित कार्मिकों की विशेषताएं, कि शासन की विशेषता तो हमने पढ़ ली। अब इसमें जो सम्मिलित हैं, जिन लोगों को चुना गया है, जो कार्मिक हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो शासन को चलाने के लिए कैसे समूह की आवश्यकता होती है, जो प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रणाली का पालन करते हैं। इन व्यक्तियों की समूह की खास विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली बात, अर्थशास्त्र का एक प्रमुख नियम है कि जनता का हित ही सर्वोपरि होता है। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये होता है कि इसका एक मेन जो रूल है वो क्या है कि जनता के हित को सर्वोपरि रखा जाए। जो भी सरकार है जो जनता पर शासन कर रही है वो जनता के हित को सबसे ऊपर रखेगी। दूसरी बात है कि शासन में सरकार चलाने के लिए सरकार के लोग ही काम करते हैं। इन जनसेवकों को भ्रष्टाचार मुक्त तथा पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि सरकार चला रहे तो लोगों के द्वारा ही चलाई जाएंगे, ठीक है। तो सरकार में लोग ही तो होते हैं, तो जो लोग काम करते हैं ना वो कैसे होने चाहिए कि वो जनसेवक होने चाहिए। और ये जो जनसेवक हैं, जनता की सेवा करने वाले जनसेवक हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त होने चाहिए, करप्शन ना करें और पूर्णतः निष्पक्ष होने चाहिए, पार्शियल नहीं होने चाहिए, ठीक है। निष्पक्षता से काम करना चाहिए इन्हें।
थर्ड है सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, कि भेदभाव ना करें, वही निष्पक्ष होने चाहिए, मतलब भेदभाव से मुक्त मतलब निष्पक्ष हो। उनमें परोपकार की भावना ठूस ठूस कर भरी होनी चाहिए, कि दूसरों का उपकार करना है, क्योंकि वो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं, जिससे कि वो जनता को की रक्षा कर सकें। तो उनमें परोपकार की भावना तो ठूस ठूस के भरी होनी चाहिए। असहाय और सहाय सभी प्रकार के प्रति समभाव से कार्य करना चाहिए। जो असहाय है यानी कि डिपेंडेंट है या किसी भी चीज़ में थोड़ा कम है, या सहाय जो डिपेंडेंट नहीं है, तो असहाय और सहाय सभी के प्रति समभाव से कार्य करना चाहिए। उसके लिए सब लोग बराबर होने चाहिए, कोई भी उसके साथ भेदभाव ना करे। इस प्रकार के पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए नोलन सिद्धांत का पालन अनिवार्य है। लोकतांत्रिक सरकार के कर्मचारियों को हर प्रकार से मुक्त, निष्पक्ष और समदर्शी होना आवश्यक है। मुक्त होने चाहिए, हर प्रकार के चीज़ों से मुक्त होने चाहिए, ठीक है। मतलब देश की जो जनता है उनके अधिकारों के लिए लड़ें, और निष्पक्ष हों, भेदभाव ना करें, और समदर्शी पारदर्शी होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी सुशासन की पहले हमने विशेषताएं पढ़ी, फिर हमने सुशासन में काम करने वाले कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन वो कैसे होने चाहिए, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जब, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट का नाम ही है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसमें भारत में शासन कैसा चल रहा है, ये तो सबके लिए था, जैसे था ऐसा होना चाहिए। अब भारत में है कैसा, इसे पढ़ लेते हैं। सुशासन की ये सारी अनिवार्यता विश्व के हर लोकतांत्रिक सरकार पर लागू होती है। अब भारत में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अतः भारत में सुशासन में क्या क्या नियम होने चाहिए, इसे पढ़ते हैं। भारत में एक संविधान है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तथा हर कार्य जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है वह संविधान के नियमों के अनुसार ही होता है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति उम्र के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो वोट डालने के अधिकारी होते हैं। हर 5 साल में चुनाव प्रक्रिया इसी का अभिन्न अंग है। समाज के निम्न वर्गों तथा असहाय लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने संवैधानिक नियमों का पालन इसमें करना होता है, ठीक है। तो निम्न वर्ग के लोग मतलब इकोनॉमिकली जो निम्न हैं वो, और असहाय लोग हैं जिनके पास मतलब जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उसके लिए संवैधानिक नियमों का पालन करना भी इसमें ज़रूरी होता है। तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें क्या कहा गया है कि 18 साल से जो भी अधिक व्यक्ति उम्र के व्यक्ति हैं उनको वोट डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि भाई जो निम्न व्यक्ति हैं, असहाय लोग हैं, SC ST हैं, उनको भी मुख्यधारा में लाना होगा, और ये संवैधानिक नियमों का पालन करना सरकार के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड है हमारे भारत का, सरकार के सभी कार्य आज के वर्तमान युग में तकनीकी विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के साथ सरकार के कार्य भी आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्तर पर तकनीकी का प्रयोग कार्यों को सुगम संचालन के लिए आवश्यक है, ठीक है। आजकल जैसे सब कुछ डिजिटली होता जा रहा है, पहले किसी काम को करने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन आजकल जैसे कि लाइसेंस वगैरह बनाना है वो भी 1 दिन में लग जाता है, और भी जो टेक्निकल कार्य हैं बहुत आसानी से उसका प्रयोग किया जा सके। तो नई टेक्निक का यूज़ किया जाना चाहिए जिससे कि कार्यों में सुगमता से संचालन हो सके, तथा यह पहल जनता और सरकारों के संबंधों में एक पुल का कार्य करती है। जैसे पुल होता है ना, तो इसी तरह सरकार और जनता के बीच में एक पुल का कार्य करती है, क्या जो टेक्निकल ये जो तकनीकी विकास है वो। तो सरकार के द्वारा किए गए निर्णयों को हमें तकनीक के द्वारा तुरंत पता चल जाता है। तो सरकार आजकल जो भी निर्णय लेती है वो क्योंकि डिजिटली बहुत आजकल होता है, जैसे कि नेट के जरिए हो गया, सूचना जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हो गया, कोई भी बात होती है वो मीडिया पर आ जाती है, तो ये तकनीक के द्वारा। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुशासन के लिए मीडिया का क्या रोल है, तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो तकनीकी के द्वारा तुरंत पता चल जाता है कि सरकार ने देश के लिए क्या निर्णय लिया है। फिर है गैर सरकारी संगठनों द्वारा सरकार जनता की भागीदारी शासन की कार्य प्रणाली को बढ़ा देती है। वे जनता के विचारों पर विचार करते हैं, सजगता का प्रचार करते हैं, कुछ विशेष वर्गों के लिए उनके अधिकारों की पूर्ति के लिए संघर्ष भी करते हैं। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने का भी प्रयास किया जाता है। तो गैर सरकारी संगठन क्या होता है, जो सरकार के द्वारा नहीं है, ठीक है, वो जनता की भागीदारी शासन की कार्य प्रणाली को बढ़ावा देते हैं कि भाई जनता की भागीदारी भी शासन में होनी चाहिए, और जो भी जनता के विचार हैं उन पर वो विचार करते हैं कि अगर अच्छा जनता ऐसे कह रही है तो उनके जो विचार हैं उन पर वो खुद विचार करते हैं और सजगता का प्रचार करते हैं। और ये है कि भी थोड़ा सा सजग होना चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सजग होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, अपने देश के लिए, तो उसका प्रचार करते हैं। कुछ विशेष वर्गों के लिए, जैसे कि वही कोई निम्न जाति के लोग हैं, कुछ विशेष तरह के वर्ग हैं, उनके अधिकारों की पूर्ति के लिए भी ये संघर्ष करते हैं। कौन? गैर सरकारी संगठन।
तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने का भी इनके द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो करप्शन है वो नॉर्मली थोड़ा कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है, आज के युग में भ्रष्ट तथा गलत कार्यों को उजागर करने की तकनीक सक्षम है। प्रेस, मीडिया आदि इसमें सजग भूमिका निभाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि मीडिया और प्रेस इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं तकनीक के द्वारा, क्योंकि मीडिया है, प्रेस है, ये फटाफट ये इसकी किसी भी चीज़ की कवरेज करते हैं और इसे जनता तक ला देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है जो संविधान के पालन की नियमितता का तय करती है। न्यायपालिका जो भी हमारी जुडिशरी है, ये संविधान के नियमों का पालन करती हुई है और जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें सजा देती है। इस न्यायपालिका को यह भी अधिकार प्राप्त है कि समय की मांग के अनुसार इन नियमों में परिवर्तन कर सके, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पुराने हिसाब से तो सही थे लेकिन आज आधुनिक युग के हिसाब से सही नहीं है, तो उनमें परिवर्तन करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास मीन्स जुडिशरी के पास होता है। सुशासन का संपूर्ण उदाहरण भारत में मौजूद है, परंतु इस शासन के सुपरिमाण भारत में पूरी तरह लागू नहीं होते। तो जो भी हमने ऊपर पढ़ा सुशासन है ये, और उसके जो भी नियम हैं, कायदे कानून है, वो भारत के में मौजूद हैं, लेकिन सारे जो सुपरिणाम है ना, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो पूरी तरह भारत पे भी लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि भारत में आज भी एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों से वंचित है, क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव है। अभी भी ऐसे हमारे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे प्रेस मीडिया नहीं पहुँचा है, उन तक जानकारी नहीं पहुँच पाती, और कभी कभी उनके साथ पक्षपात भी होता है क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है। तो जानकारी के अभाव में उनके साथ कभी कभी पक्षपात भी होता है। फिर है समाज का एक अन्य वर्ग जो कि धनी भी है, उसके द्वारा रिश्वत का प्रयोग दृष्टव्य है कि जो धनी वर्ग है, कई बार क्या होता है कि रिश्वत के तौर पर वो अपना काम करा लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, धन होता है, तो रिश्वत देकर वो अपना काम करवा लेते हैं। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हर वर्ग के कर्मचारियों को मुट्ठी गर्म करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उन्हें रिश्वत देते हैं, पैसा देते हैं। तो इस प्रकार भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन अब मेरे विचार से भ्रष्टाचार इतना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में मीडिया है और हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, तो ऑनलाइन होने से क्या होता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, हर ऑफिसेज में आजकल कैमरे लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से भ्रष्टाचार में नो डाउट कि भारत में भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई है। हर सरकारी कर्मचारी को लगता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो आजकल भ्रष्टाचार थोड़ा सा कम हो गया है हमारे प्यारे भारत देश में। अब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई तो बहुत जोर शोर से जाती है, परंतु उनके कार्यान्वयन में बहुत ढील देखी जाती है। समाज में समानता और शिक्षा का अभाव है तथा भ्रष्ट कार्य भी इन योजनाओं की पूर्ति में बाधक है। ऐसा तो है कि पंचवर्षीय योजना बनाई गई 5 ईयर्स की, और बहुत जोर शोर से बनाई गई कि अगले 5 सालों तक हम ये कर लेंगे, अगले 5 सालों तक वो कर लेंगे, लेकिन ना तो वो ढंग से उनका प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमारे मेन मुद्दे क्या थे पंचवर्षीय योजना के कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए, शिक्षा पहुंचाई जाए, लेकिन आज भी हमारे देश में असमानता व्यापक रूप से फैली हुई है और शिक्षा का भी अभाव है। कि हालांकि गवर्नमेंट ने कहा कि पहली प्राइमरी तक शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और 8वीं तक तो कम से कम लोग पढ़ ही लें, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पाई है। तथा भ्रष्ट कार्य भी इन योजनाओं की पूर्ति में सहायक है, क्योंकि जो भी पैसा दिया जाता है ना शिक्षा के लिए और उसके लिए, तो वो कई बार क्या होता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और इन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में व्याप्त है, चाहे सरकार का कोई भी विभाग हो, रिश्वत के बिना कोई भी कार्य कर पाना असंभव है। इस प्रकार एक भ्रष्टाचार समाज की संकल्पना अधूरी ही है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करप्शन है ना हर जगह व्याप्त है, लेकिन जैसे आजकल इसमें से थोड़ी सी कमी हो गई। नहीं तो पहले होता था कि भ्रष्टाचार है, अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसको रिश्वत देनी पड़ेगी तभी कोई काम होगा, नहीं तो जो गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनका कोई कार्य हो ही नहीं पाता था। उनकी कोई फाइल अगर अटकी हुई है तो ऊपर तक नहीं पहुँच पाती थी जब तक उनको पैसा ना दिया जाए। लेकिन आजकल थोड़ा सा भ्रष्टाचार मुक्त हमारा समाज होता जा रहा है। विधि आयोग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को आज भी पारित नहीं किया जा सकता है। तो 1988 कितने साल पहले ये एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना था, एक एक्ट पास हुआ था, लेकिन मतलब एक्ट बना था लेकिन पास नहीं हुआ था। फिर न्यायपालिका की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। न्यायपालिका जस्टिस जुडिशरी अधिकार तो उनको बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर मुकदमे कई कई सालों तक लंबित पड़े रहते हैं, यानी कि लटके रहते हैं, और न्याय की प्रक्रिया अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि डेट पे डेट मिलती रहती है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो गरीब आदमियों को मुकदमा का खर्च उठा ही नहीं सकता, क्योंकि हर
मुकदमे के लिए कई तारीखें मिलती हैं, वकील को हायर करना पड़ता है। हर डेट पे वकील तो अपना जो उसकी फ़ीस है वो ले ही लेगा। तो लेकिन क्योंकि वो मुकदमे चलते रहते हैं तो गरीब आदमी मुकदमों का खर्च नहीं उठा पाता, और कई बार क्या होता है कि वो अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से बेटर है कि अगर उसे कुछ चाहता है न्याय तो वो चाह कर भी उसे ले नहीं पाता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। फिर अब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। लोकपाल बिल के पक्ष में हमारा सारा समाज उठ खड़ा हुआ था, परंतु सरकार सरकार के द्वारा पारित नहीं किया गया। भारत में शासन व्यवस्था वर्षों के बाद अभी भी अपूर्ण है। ठीक है, तो लोकपाल बिल पास होना था लेकिन अभी तक पास हुआ नहीं है। तो अगर वो पास हो जाता तो शासन व्यवस्था और अच्छी चल पाती, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार कम बेशक हुआ हो लेकिन ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ, अभी भी काफ़ी है। फिर कंपनी के हितधारकों शेयरधारकों को भी पूर्ण रूप से नियमों के अनुसार न्याय नहीं मिल पाता। कंपनी अधिनियम 1956 भी अधिक सफल नहीं रही। ठीक है, तो पहले कंपनी अधिनियम था 1936, फिर 1956 बना। तो इसमें भी जो भी शेयर होल्डर्स हैं ना, उनको पूरी तरीके से नियमों के अकॉर्डिंग न्याय नहीं मिल पाता, और ये भी अधिनियम इतना अच्छा नहीं चल रहा है। फिर है सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं समाज में जनता जो कि वास्तव में असहाय है को ऋण प्रदान करती है, परंतु कई प्रकार की अनियमितताओं के कारण संचालन सफल नहीं हो पा रहे। इन पर राजनीतिक दबाव परित्याग कई कारणों का प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक जो वित्तीय संस्थाएं हैं ना, जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोगों को उधार देते हैं कम रेट पर, उसमें जनता को में आज भी असहाय है। जनता तक वो पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये तो ऋण प्रदान करती है, परंतु बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हैं इनके कार्य में, तो इनका संचालन हो नहीं पाता। जिन लोगों को वास्तव में ऋण की ज़रूरत होती है कम रेट पर, उन तक ये पहुंच ही नहीं पाता। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या फिर और लोगों को वरीयता दी जाती है जो बेचारे निसहाय हैं, असहाय हैं, गरीब लोग हैं, उन तक जिन तक इनका फ़ायदा पहुँचना चाहिए उन तक इनका फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। अब है कंपनी में पूंजी का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाता। इसका कारण कार्मिकों में स्वामी भक्ति की कमी पाई जाती है। मालिक और कार्मिकों के बीच संबंध इसी वजह से सुगम और शांत नहीं होते। तो जो कंपनी होती है, तो कंपनी चलती है कैपिटल से। ठीक है, तो इसमें शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, तो हमने कहा ऊपर शेयर होल्डर्स को भी पूरी तरीके से नियमों के हिसाब से उनको न्याय नहीं मिल पाता। दूसरी बात, जो कंपनी के ऑनर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और जो उनमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ में स्वामी भक्ति की कमी होती है। उन्हें लगता है कि हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमें पैसा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी कंपनी के लिए बहुत कोई अच्छा काम कर रहे हैं, स्वामी भक्ति की कमी होती है उसमें। तो मालिक और कार्मिक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में भी जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। ठीक है, कभी कभी इनके बीच में डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंजों में हो रहे घोटाले भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देते हैं। निवेशकों की पूंजी का कंपनी द्वारा दुरुपयोग अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बना देता है। तो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, जहाँ पे शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, तो उसमें भी अर्थव्यवस्था उसमें बहुत ज़्यादा घोटाले होते हैं, तो अर्थव्यवस्था की नींव थोड़ी हिल सी जाती है। जो भी निवेशक हैं, ठीक है, इन्वेस्टर हैं, उनकी जो पूंजी है उसका कंपनी द्वारा दुरुपयोग हो जाता है, और जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सारा जो कंपनी के द्वारा ही बिजनेस किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर वहीं पे घोटाले होंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टर्स हैं वो इतनी ज़्यादा पूंजी नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। अब है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसने अपनी योजनाओं द्वारा सरकार में प्रगति की चेष्टा तो की है, परंतु कुछ एक कंपनियां या समूह इस नियम का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, उन्होंने यूटीआई जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ प्लानिंग की है देश में प्रगति करने के लिए, लेकिन कुछ कंपनियां या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इन नियमों का दुरुपयोग करते हैं, अच्छी की जगह बेकार जगह इसका यूज़ करते हैं। इन सभी अनियमितताओं का दुष्परिणाम छोटे निवेशकों को भुगतना पड़ता है, परंतु सरकार की अकर्मण्यता भी इस दोष में भागीदार है। तो जो ये ढंग से प्रोसेस नहीं हो पाता, इसका बुरा परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, थोड़े बहुत शेयर्स वगैरह लेते हैं। और सरकार भी इसमें पूरी तरीके से भागीदार है, क्योंकि जो सारी कमी है वो सरकार की अकर्मण्यता की है। अगर वो प्रोसेस ठीक से चले, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देश के लिए, हमने जैसे कहा था कि देश के लिए देशभक्ति कूट कूट के भरी होनी चाहिए, अगर ऐसा हो, लोग हित का ध्यान रखें, तो फिर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। इन सब घोटालों और धोखों की छानबीन एक विशेष समिति को सौंप दी गई थी। इसके पश्चात भी कई समितियां गठित की गई, परंतु उनका कोई सुपरिणाम सामने नहीं आया। सरकार द्वारा भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ठीक है, तो ठीक है, घोटाले हुए, धोखे हुए, उसके लिए फिर से विशेषज्ञ समिति बना दी गई, लेकिन उस समिति ने भी अपना कोई काम ढंग से नहीं किया। फिर वो ये पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या कुछ ग्रुप्स हैं, मतलब जो बड़े धनी
वर्ग होते हैं वो उसके कारण इनकी मिलीभगत हो जाती है और कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आया और सरकार भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। शासन को सुगम रूप से चलाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया। इन संस्थाओं में नियमों का पालन करना अनिवार्य बना दिया गया। तो संस्थाओं में तो नियमों का पालन करना अनिवार्य बना दिया गया, लेकिन कितना पालन होता है ये अभी कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है। अगर होता तो सुशासन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही होती। एक और है कि जैसे सत्यम कंप्यूटर घोटाले में तो अति ही मचा दी थी। तो घोटाले तो बहुत हुए, लेकिन एक सत्यम कंप्यूटर घोटाला हुआ था, उसने तो बहुत ही अति कर दी थी। इस घोटाले में जनता को पूरी तरीके से ठगा गया। झूठे कागजातों के अनुसार कि इस पूरी गतिविधि को संपन्न कर लिया गया, कि मतलब जो कंपनी थी ना वो कागजों पे बन के रह गई, असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे इन्वेस्टर थे, जनता को इसमें ठगा गया, पूरी तरीके से उनको लूटा गया। स्पष्टतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज तक जो भी शासन संबंधित कार्य या नियम बनाए गए वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे। सरकार और जनता की सक्रिय भागीदारी द्वारा ही नियमों तथा योजनाओं का सफल कार्यान्वयन संभव हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति अगर अपने हिस्से की ईमानदारी से काम करे तो देश बहुत जल्दी सुधर सकता है। तो किसी भी राज्य को, देश को, परिवार को, विश्व को अगर सुधारना है ना, तो उसका एक बहुत सरल उपाय है कि सब अपने आप को सुधार ले। बस दूसरों को सुधारने से बेटर है कि अपने आप को सुधार ले। हर कोई समझे कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम करे। सरकार जिसे जनता ने चुना है वो सरकार जनता के लिए, लोगों के लिए लोकहित में कार्य करे, अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, अपने हिस्से का पूरा काम करे, कोई कोताही ना बरते, तो देश सुधर सकता है। तो इसे करना बहुत आसान है। सिर्फ अपने आप को सुधारो और देश को तरक्की के स्तर पर ले जाओ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम बोध प्रश्न और अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इसे ढंग से पढ़िएगा। हर चीज़ को डिटेल में स्टडी करो। मैं नीरज की बुक से पढ़ा रही हूँ, तो जिनके पास नीरज की बुक नहीं है वो इस वीडियो को पॉज करके देखें, 2-3 बार वीडियो सुने, नो डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई क्वारीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम बोध प्रश्न और अभ्यास प्रश्न करने के बाद फिर कोई ऐसा चैप्टर पिक करेंगे जो पेपर में आते ही आता है, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।